नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी रियासतों के विलय के बारे में। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतें जहां पर समस्याएं पैदा करती है, वहीं पर अन्य रियासतें बहुत आसानी से, तो कुछ रियासतें समझाइश के बाद और कुछ रियासतें दबाव के बाद भारत संघ में मिलती है। ये सब कमाल होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो कि गृह मंत्री होते हैं, और ये सब कमाल होता है उनके सलाहकार बीपी मेनन जी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से भारत, जो कि विविधताओं को लिए हुए था और बहुत बड़ा विभाजन था, और अंग्रेज भारत की दशा सांप्रदायिकता के आधार पर इस तरह से करके गए थे कि भारत एक देश के भीतर ही कई देश बनने को तैयार थे। वह भारत एक राष्ट्र संयुक्त भारत बना, और किस तरह से जहाँ अन्य देश ये उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ ही वर्षों में भारत कई टुकड़ों में बटेगा, वह भारत आज भी एक अखंड भारत बना हुआ है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में छोटी और बड़ी कुल 562 रियासतें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत लगभग 40% भूभाग आता था। इनके भारत में विलय का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन को जाता है। सरदार पटेल के सुझाव पर भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग, एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, और उनके सहायक थे बीपी मेनन। 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल में भाषण करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, भारत अथवा पाकिस्तान रियासतों को सुझाव दिया कि वे 15 अगस्त 1947 से पहले किसी एक डोमिनियन में शामिल हो जाए। उनके पास स्वतंत्र रहने का कोई विकल्प नहीं रखा गया, उन्हें या तो भारत में शामिल होना था या पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का विलय भारत संघ या पाकिस्तान में हो गया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी की पूर्व संध्या पर अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में नेहरू जी कहते हैं कि बरसों पहले हमने भाग्य बधू से एक प्रतिज्ञा की थी, और अब समय आ रहा है जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप में या पूरी तौर पर न सही काफ़ी दूर तक पूरा करेंगे। रात के 12 बजे जब दुनिया नींद की गोद में सो रही होगी, भारत नए जीवन और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा। आज़ादी के उपलक्ष्य में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनके ये प्रसिद्ध कोटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जूनागढ़ के विलय की बात करते हैं। सौराष्ट्र यानी कि आज का जो गुजरात क्षेत्र है, वहाँ पर एक जूनागढ़ रियासत थी। सौराष्ट्र के तट पर जूनागढ़ यानी कि काठियावाड़ जहाँ पर काठियावाड़ के पोरबंदर में ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो जूनागढ़ काठियावाड़, ठीक है, जूनागढ़ आज भी जब आप देखोगे तो जूनागढ़ में एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप गुजरात देखोगे ना, तो जो साउथ गुजरात है, वो समुद्र के किनारे, वहाँ पर आपको जूनागढ़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जूनागढ़ काठियावाड़ में एक छोटी सी रियासत थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा कर दी। अब देखो, ये दक्षिण के गुजरात में है और कहीं ना कहीं से भी इनकी पाकिस्तान से कोई सीमा टच नहीं हो रही है, तो भैया ये कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा यार? और इतनी छोटी सी रियासत हर तरफ से घिरी है भारतीय क्षेत्र से, और ये पाकिस्तान से कैसे मिल सकती है? खैर, पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी जो आज का बांग्लादेश है, उसकी बात अलग थी, वो एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन जूनागढ़ तो बहुत छोटा एरिया है। तो यहाँ पर जो नवाब रहता है, वह यहाँ पर घोषणा कर देता कि भैया हम पाकिस्तान से मिलेंगे। लेकिन जूनागढ़ में बहुसंख्यक जनता जो रहती है, वह गैर मुस्लिम होती है, हिंदू होती है, जो भारत में रहना चाहती थी। राज्य के नागरिकों ने नवाब के निर्णय के विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग जाता है। तत्पश्चात जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता थे, उन्होंने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय संबंधित एक पत्र भारत सरकार को उन्हें लिखा। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।
और बाद में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ रियासत का विलय भारतीय संघ में कर लिया गया। नवाब यहाँ पर महाबटकन खान होता है जो कि पाकिस्तान भग जाता है और इसको भैया पटक पटक के मारते हैं लोग बाग। हैदराबाद के विलय की अब यहाँ पर बात करते हैं। हैदराबाद जो संपूर्ण 562 रियासतें हैं उनमें सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ पर हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी और यहाँ आबादी का 89% क्या था, हिंदू था, यानी कि गैर मुस्लिम था। हिंदू में जैन बौद्ध पारसी जैन बौद्ध वगैरह भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो यहाँ पर गैर मुस्लिम यहाँ पर ये थे। और उसका शासक उस्मान अली एक मुस्लिम था। भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम से 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले भारत डोमिनियन में शामिल होने को कहा, पर निज़ाम तर्कसंगत मांग के लिए तैयार नहीं था। 23 नवंबर 1947 ईस्वी को हैदराबाद के निज़ाम ने भारत सरकार के साथ 1 वर्ष के लिए यथास्थिति संघ नामक एक अस्थायी समझौता कर लिया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पहले की स्थिति कायम यहाँ पर रहे। वह कहता है कि भाई 1 साल के लिए आप थोड़ा बहुत हमको सोचने का समय दे दो। अब यहाँ पर पाकिस्तान की मदद से निज़ाम क्या करता है, भारत सरकार से लड़ने के लिए सेना खड़ी करने की कोशिश करता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद की समस्या का हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने रियासत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुसती है। निज़ाम यहाँ पर सुरक्षा परिषद जो UN है वहाँ पर चल जाता है कि भाई देखो जो भारत सरकार है वहाँ पर अत्याचार कर रही है, ज़बरदस्ती हमें अपने में मिलाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर भारत सरकार घोषणा करती है कि भाई साहब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ कोई क्रिया नहीं है, बस की एक पुलिस कार्यवाही है और बस ऐसी सामान्य कार्यवाही है जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है और स्थिरता लाना है। 5 दिन की पुलिस कार्यवाही के बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत की सेना के कमांडर मेजर जनरल L. एंड्रयूज ने भारतीय सेना के कमांडर J. N. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय सरकार ने इस कार्यवाही का नाम क्या दिया, ऑपरेशन पोलो। 22 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया और कुछ दिनों के लिए रियासत में सैनिक प्रशासन कायम रहा। इसके परिणाम स्वरूप लायक अली ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया कि भाई यहाँ पर इतना सैनिक प्रशासन क्यों लगा हुआ है। 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग ख के अंतर्गत रखा गया और निज़ाम जो कि यहाँ पर विरोध कर रहा था उसको समझा बुझा के इसका प्रमुख बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हैदराबाद का जो निज़ाम होता है वो भी यहाँ पर खुश हो जाता है। और आजकल आपको पता ही होगा कि जो हैदराबाद है वह तेलंगाना में है और तेलंगाना की राजधानी भी यहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये हैदराबाद एक महत्वपूर्ण शहर आप यहाँ पर देख सकते हो, भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। 4 मीनार यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था। ए राज्य 216 रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों ने मिलाकर ए राज्य का गठन किया गया। ये राज्य थे असम, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, बम्बई और आंध्र इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। तो ये कुल 10 प्रांत है जो ए राज्य में यहाँ पर शामिल हुए हैं। अब बी राज्य कितने थे, तो 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई और इसमें कितने 8 राज्य शामिल थे। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पेप्सू बोले तो जो पंजाब है ना, पंजाब वगैरह को पेप्सू कहते थे। अब राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन ये सब कितने थे, 8 थे। सी राज्य में 61 देशी रियासतों को मिलाकर सी राज्य बनाया गया जहाँ पर 9 राज्य शामिल किए गए। कौन कौन से, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश। इनकी संख्या 9 थी। डी राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहाँ रखा गया, डी राज्य श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यहाँ पर डी श्रेणी में रखा गया। अब देखिए गुजरात की रियासतें बम्बई प्रांत, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गुजरात की रियासतें बम्बई प्रांत में मिलाई गई
छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी रियासतें मध्य प्रदेश में मिलाई गई, उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में मिलाई गई और 61 रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बने। चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने जनमत संग्रह द्वारा भारत को 1950 में सौंपा तथा पांडिचेरी और माहे को नवंबर 1954 में सौंपा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर विलय थे और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का विलय होता है और भारत गणराज्य भारत संघ की यहाँ पर स्थापना होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अगले वीडियो में हम कश्मीर को समझेंगे, क्योंकि कश्मीर की समस्या आज भी कायम है, इसलिए हम कश्मीर को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो खैर, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।